Hey guys, this is AP. Welcome back to my YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, ये सीजल 2020 का फिफ्थ पेपर है जो 16 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ऐसा आंसर क्यों दिया गया है और क्या क्या ऐसे आंसर हो सकते हैं या फिर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उससे रेलेवेंट और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है जो हमें फाइंड करना है पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस दे रखा है और उसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। पोस्टमैन सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, डिलेड मेन वर्ब, डिलेड व्हाट द लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं क्योंकि हमें पता है एक्टिव में जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव में हमारे सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द लेटर को उठा लो। सेंटेंस जो हमारा हो पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगी पैसिव वॉइस में बिन लग जाती है, हैड बिन, है ना। तो आप उठा लीजिए द लेटर हैड बिन, द लेटर हैड बिन डिलेड बाय द पोस्टमैन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बेहद आसान है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही से दे भी रखा है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हमें यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें फाइंड करना है कि क्या सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। शोले, शोले मूवी की बात कर रहा है। शोले इज़ वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज़। अब ये हमें बात की जा रही है कि उन हिंदी मूवीज़ के बारे में बात की जा रही है। उन हिंदी मूवीज़ में से शोले एक वन इन द मोस्ट पॉपुलर है। तो वन इन द मोस्ट पॉपुलर तो कोई पॉइंट नहीं होता है कहने के लिए। शोले इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कह सकते हो आप, बिल्कुल। तो वही होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पर क्या होना चाहिए, शोले इज़ वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं तो इज़ वन इन द मोर, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा। इज़ इन द मोस्ट, ये भी कोई ऑप्शन नहीं बना है। नो सब्स्टिट्यूशन गलत है क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो भी हमारा गलत है। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज़। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, याद रखिएगा। इसलिए मूवीज़ को इन्होंने प्लूरल किया है, वो बात सही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आ जाए वन ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, मेनी ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, इनके बाद जो नाउन आते हैं अगर वो काउंटेबल हैं, जाहिर सी बात काउंटेबल ही आएंगे, तो वो हमेशा प्लूरल आएंगे, याद रखिएगा। क्यों प्लूरल आते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन जो ऑफ होता है ये हमेशा कई चीज़ें दिखाता है। एक तो ये सिलेक्शन दिखाता है, पोजीशन भी शो करता है और ये रिलेशन भी बताता है। यहाँ पर ये सिलेक्शन दिखा रहा है कि उन कई सारी मूवियों में से शोले जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूवीज है ना। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस एरर में आया होता, कई बार ये एरर में आ जाता है, तो मूवीज़ की जगह पर ऐसे मूवी लिख देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी चार ऑप्शंस दे रखे हैं और उन चारों ऑप्शंस में हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर कि जो लग्जूरियस दे रखा है वो गलत वर्ड में मिस स्पेल्ड किया गया है। लेकिन सही से स्पेलिंग इसकी क्या होनी चाहिए, लग्जूरियस की सही स्पेलिंग जो हो जानी चाहिए वो लग्जरी से बना है लग्जूरियस, और उसमें लास्ट में ओ यू एस होता है। ए यू एस की जगह पर क्या होना चाहिए था, ओ यू एस, है ना। यहाँ पर होना चाहिए था ओ यू एस, तो लग्जूरियस हो जाएगा। लग्जूरियस मीन्स जानते हो ना, आरामदायक, बहुत ही विलासितापूर्ण जिसे बोलते हो उसे लग्जूरियस बोलते हैं ना। लग्जरी से बना है तो लग्जूरियस हो जाएगा। रेक्ल्यूज की स्पेलिंग सही से लिखी गई है। रेक्ल्यूज मीन्स होता है हर्मिट, आइसोलेटेड जिसे बोलते हो, एकांतवादी। वर्चुअस की स्पेलिंग भी सही से लिखी गई है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ क्वालिटीज़। वर्चुअस यानी गुड़ी, बहुत ज़्यादा गुड़ी होना है ना, फुल ऑफ क्वालिटीज़ होना, तो उसे वर्चुअस बोलते हैं। वर्चुअस अपने आप में सही से स्पेल्ड किया गया है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्लेंटीफुल, अत्यधिक जिसे बोलते हो ना। प्रोफ्यूज जो, अब देखो प्रो वर्ड दे रखा है, ये हमारा रूट वर्ड है, यानी बहुत अधिकता दिखाता है किसी चीज़ का, नॉलेज दिखाता है। जैसे बोलते हैं प्रोफाउंड, प्रोफेसर, प्रोफ्यूज, इस टाइप से। तो ये अत्यधिक वर्ड है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है अत्यधिक, प्लेंटीफुल, है ना। सो हमको लगता है यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए था वो एक ही है, जो लग्जूरियस की स्पेलिंग है वो गलत तरीके से लिखी है। यहाँ पर ए यू एस ना होकर ओ यू एस होना चाहिए था, और सही से आंसर भी दिया गया है। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है CHAOS, इसको सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, प्रोनाउंसिएशन इसका सही से देखिएगा, क्या बोलेंगे इसे, प्रोनाउंसिएट करके बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बताइए। इसे क्योस बोलिएगा, च्योस मत बोल दीजिएगा, CH को चा नहीं पढ़ना है, का पढ़ना है ना, ध्यान दीजिएगा। CHAOS इसे बोलेंगे क्योस, क्योस यानी ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, क्योस को। प्रोनाउंसिएशन सही से ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से प्रोनाउंस करिएगा, क्योस है ना, क्योस यानी के वाला, क्योस से, तो इसे सही से प्रोनाउंस करिएगा। क्योस का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त, गड़बड़ी, अस्त व्यस्तता जैसे बोलते हो, गड़बड़ी होना, अस्त व्यस्तता होना, है ना। द कंट्री वॉज इन क्योस आफ्टर द वॉर, जो कंट्री थे, जो देश था वो क्योस में था, अस्त व्यस्त था एकदम युद्ध के बाद, है ना। तो इसे हम सेंटेंस में भी फ्रेम कर सकते हैं, कैसे, द कंट्री वॉज इन क्योस, क्योस बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे च्योस नहीं बोलना है। द कंट्री वॉज इन क्योस आफ्टर द वॉर, है ना। तो इसका हमें सिनोनिम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर बताना हमें सिनोनिम। तो सिनोनिम इसके क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। डर्ट मीन्स होता है गंदा, तो ये तो सिनोनिम ही होगा। कन्फ्यूज़न में इन्होंने आंसर लगा रखा है, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन नहीं होगा, टेंशन जानते हो। फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न बड़ा अच्छा वर्ड है। फ्यूज़न मीन्स होता है संलयन, आपने वर्ड सुन रखा होगा संलयन, है ना, जैसे न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है इसके अगेंस्ट, फिजन। फिजन की स्पेलिंग जो होती है वो FISSI होता है, ध्यान दीजिएगा, FISSION, है ना, फिजन होती है वो। फिजन मीन्स होता है विखंडन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न हमने पढ़ा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न आप सब ने पढ़ा होगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो न्यूक्लियर ये फ्यूज़न है। फ्यूज़न मीन्स होता है संलयन, संलयन मतलब कि ज्वाइनिंग टू डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, है ना, दो अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करना, उसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। तो हमें इसका सिनोनिम फाइंड करना है क्योस का। अब क्योस के सिनोनिम फाइंड करने के लिए हमें और भी सिनोनिम जरूरत पड़ती है ना। क्योस का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ स्टेट ऑफ अटर कन्फ्यूज़न, है ना, डिसऑर्डर, या फिर कमोशन बोल सकते हो। कमोशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं शोरगुल, हो हल्ला जैसे होना, है ना। कमोशन, कमोशन की स्पेलिंग हो जाएगी COMMOTION, कमोशन। कन्फ्यूज़न हो जाएगा, डिसअर्रे हो जाएगा। करफफल, कई बार ये वर्ड आजकल द हिंदू में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, करफफल, है ना। करफफल क्या हो जाएगा, KE से बना है, ध्यान दीजिएगा। ये कई बार आजकल द हिंदू में बहुत बार पूछा जा रहा है और कई बार आया भी है ना, करफफल। और मैंने क्विज़ में भी पूछा है, जो मैं डेली क्विज़ टेलीग्राम पर देता हूँ, वहाँ पर भी ये वर्ड पूछा हूँ, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्ड, न्यू वर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, CDS में खासकर और CGL मेंस में खासकर। तो करफफल याद रखिएगा, है ना, करफफल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। मेहम आपने वर्ड सुन रखा होगा, मेहम भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। पैंडेमोनियम आपने वर्ड सुन रखा होगा, पैंडेमोनियम हो जाएगा। अप्रॉर वर्ड आपने सुन रखा होगा। कोननड्रम आपने वर्ड सुन रखा होगा, कोननड्रम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CONUNDRUM, कोननड्रम, है ना। डिस्टर्बेंस वर्ड आपने सुन रखा होगा। तो ये सारे के सारे मैंने क्योस के सिनोनिम बता दिए। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से बस सुनना है इनको, और अगर आप नोट डाउन कर लें तो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आपके ही सहूलियत के लिए आपको वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिनोनिम फाइंड करना था, कन्फ्यूज़न ही इसका सिनोनिम हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा हमारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, कन्फ्यूज़न। बाकी सारे ऑप्शन हमने देख लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। तो परफेक्शनिस्ट, अब परफेक्शनिस्ट बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। परफेक्शनिस्ट जानते हो ना, जैसे आमिर खान को बोला जाता है, इससे पहले ये वर्ड आ चुका है। और यही होता है कि आप जब भी पेपर देने जाओ तो उससे प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाओ। वही इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा देखा करो, हर एक एग्ज़ाम का, चाहे वो CGL का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे जिसका हो, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब इससे पहले हम लोगों ने भी डिस्कस कर चुके हैं परफेक्शनिस्ट के बारे में। पेसिमिस्ट की स्पेलिंग जो यहाँ पर ले रखी है वो गलत है। पेसिमिस्ट की स्पेलिंग जो होती है अब देखो हमें पता है ना, पेसिमिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, PESSI होता है, याद रखिएगा, PESSI होता है यहाँ पर पेसिमिस्ट। वाई की जगह पर यहाँ पर उन्होंने आई लगाना चाहिए था, तो आई होना चाहिए था यहाँ पर, क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट की मीनिंग क्या होती है, वन हु सीज डार्कर साइड ऑफ समथिंग, जो निराशावादी होते हैं ना, निराशावादी, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट सही से स्पेल्ड किया गया है, ऑप्टिमिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई, इसका मतलब होता है आशावादी। फेटलिस्ट बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कई बार फेटलिस्ट वर्ड पूछा गया है और
यहाँ पर जो टी के बाद ए है इसकी जगह पर ई लिख देते हैं, वही गलती हो जाएगी। मिस स्पेल्ट में कई बार ये भी वर्ड भी पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? FATE करके, FATELIST करके वो पूछा गया है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जो लिख रखा है या सही लिख रखा है, याद रखिएगा। फेटलिस्ट मीन्स होता है बिलीव्स इन लक टू मच, हम कह सकते हैं वन हु बिलीव्स इन लक टू मच, यानी हर कोई विश्वास तो हर कोई करता है किस्मत में थोड़ा बहुत, लेकिन ये फेटलिस्ट इंसान वो इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा लक में विश्वास करते हैं कि किस्मत के भरोसे बैठना, किस्मत के भरोसे बैठो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या जो हो रहा है वो हो के रहेगा। ये लोग ऐसा मानते हैं फेटलिस्ट, तो भाग्यवादी जिसे हिंदी में बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करना है एंटोनिम। अब एंटोनिम किसका? इलेटेड का। इलेटेड मीन्स होता है क्या है, आप बताइएगा। इलेटेड मीन्स क्या होता है? इलेटेड मीन्स होता है वेरी हैप्पी ऑन एंड एक्साइटेड। इलेटेड मीन्स होता है ना बहुत ज़्यादा खुश होना, अति प्रसन्न होना, प्रफुल्लित होना जैसे बोलते हो। वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, उसे इलेटेड बोलते हैं। और इलेटेड के और भी सिनोनिम आप देख लीजिए, सुन लीजिए। एक्सिलरेटेड आपने वर्ड सुन रखा होगा, एक्सिलरेटेड, EXHILARATED, एक्सिलरेटेड हो जाएगा। हैप्पी वर्ड आपने सुना ही होगा, ये तो पुराना वर्ड है ना, हैप्पी वर्ड पुराना वर्ड है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सटेसी वर्ड आपने सुना होगा, जो बनता है ECS से, ECS है ना, एक्सटेसी, एक्सटेसी, एक्सटेकी इसे बना है एक्सटैटिक। एलिवेटेड वर्ड आपने सुन रखा होगा, एलिवेटेड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिलाइटेड वर्ड आपने सुन रखा होगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनरैप्चर्ड आपने वर्ड सुन रखा होगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑन क्लाउड 9, ये एक ईडियम है, ऑन क्लाउड 9 है ना, ऑन क्लाउड 9 ये भी इसका ईडियम है, ये भी कई बार पूछा गया, ऑन क्लाउड 9। ओवर द मून ये भी इसका ईडियम है, किसका? एलेटेड का, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, ऑन क्लाउड 9 होना, ओवर द मून होना, एलिवेटेड होना, एक्सिलरेटेड होना, डिलाइटेड होना, इनरैप्चर्ड होना, वेरी हैप्पी होना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्राउड मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फीलिंग प्लीज्ड, वो भी प्राउड होता है ना, ध्यान दीजिएगा। प्राउड आप कभी तभी महसूस करते हो जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो। एक्साइटेड जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। थ्रिल्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 डिप्रेस्ड, यानी डिप्रेशन से बना है, डिप्रेस्ड, इसका मतलब होता है निराश, तो निराश इज गोइंग टू बी योर आंसर, यानी 2nd नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पर ईडियम मीनिंग बतानी है। टू द नाइन्स, टू द नाइन्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ये ईडियम मैंने अपनी शीट में कराया था जब हम CDS का पेपर सॉल्व कर रहे थे। जब हम CDS का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वो जो हमने सीट दिया था अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, तो उस सीट में मैंने ये ईडियम कराया था, टू द नाइन्स। तो लेकिन हम वहाँ पर जो कराए थे मीनिंग मोरोवर यही थी, टू द परफेक्शन, लेकिन वहाँ पर जो मीनिंग मैंने बेसिकली कराया था वो क्लॉथ्स को लेकर कराया था, यानी जो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छे कपड़े और ड्रेसिंग सेंस अच्छे सेंस में हो, उसे हम बोलते हैं टू द नाइन्स। टू द नाइन्स मीन्स अप टू एक्सट्रीम लेवल, हाईएस्ट लेवल, वो हमने कराया था। तो वही मीनिंग यहाँ पर भी दे रखी है, टू द परफेक्शन, बोलते नहीं टू परफेक्शन, आप उसी चीज़ को तो परफेक्शन बोलोगे जो अप टू एक्सट्रीम लेवल की होगी, जो अप टू हाईएस्ट लेवल की होगी, उसे तो बोलोगे आप। तो टू द नाइन्स जो है ना, टू द ग्रेटेस्ट डिग्री और एक्सटेंट जैसे बोल सकते हैं, यही मैंने वर्ड यहाँ पर लिखाया था, टू द ग्रेटेस्ट डिग्री और एक्सटेंट, टू द नाइन्स। बहुत ही अच्छा ईडियम है, मुझे लग रहा था कि ये ईडियम कहीं ना कहीं पूछा जाएगा और ये पूछा गया है, टू द नाइन्स। टू अ पॉइंट ऑफ परफेक्शन, इसे भी आप बोल सकते हैं टू अ पॉइंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन की पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, परफेक्शन की पॉइंट पर हम उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, टू द नाइन्स। बेसिकली क्लॉथिंग के सेंस में ज़्यादा यूज किया जाता है ना, लुकिंग एलिगेंट, स्मार्ट और फ्लैशी, इसे बोल सकते हैं टू द नाइन्स। तो टू परफेक्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। टू ग्रेट डेप्थ, डेप्थ मीन्स होता है गहराई, गहराई से नहीं होता है। एग्जाल्टेड भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। टू बी जीलस, जीलस तो नहीं, ईर्ष्या हो जाएगी, ये तो मीनिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, टू परफेक्शन, परफेक्शन हो जाएगा बिल्कुल मीनिंग, जो सटीक मीनिंग है वो परफेक्शन ही हो जाएगा, है ना। टू द नाइन्स, टू परफेक्शन। तो टू द ग्रेट डिग्री, टू द ग्रेटेस्ट डिग्री और एक्सटेंट, इसे बोलेंगे टू द नाइन्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ईडियम है, ध्यान दीजिएगा, ये फिर से पूछा जाएगा, मैं फिर से लिख के दे रहा हूँ, ये फिर से पूछा जाएगा कहीं ना कहीं।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है पैराजम्बल है, ध्यान दीजिएगा। पैराजम्बल में मैंने आपको कई बार हिंट के रूप में कई चीज़ें बता दी हैं, इससे पहले आप सारे वीडियो देखें, कहीं ना कहीं आपको क्लू मिलता रहेगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। हमें एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करना होता है जो एक स्टैंड अलोन सेंटेंस होता है, यानी कि वो हमेशा जो सेंटेंस को स्टार्ट करे, जो पैसेज के सेंटेंस को स्टार्ट करे, जो पैसेज को स्टार्ट करे, सॉरी, जनरली वो क्या होता है, वही हमारा सबसे पहला सेंटेंस होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये पढ़ के पता चलेगा। देखिए, देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन्स। अब देखिए, देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन्स एज वेल, वर्ड ध्यान दीजिएगा, एज वेल हो जाए, ऑल्सो हो जाए, टू हो जाए, अलॉन्ग, इस टाइप के वर्ड हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि इससे पहले कोई और मुद्दा या कोई और पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है, यानी ए से तो स्टार्ट नहीं होगा। जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो हो गए तो सारे गलत, दोनों गलत हो गए। हमारे पास डी बचा। अब डी से देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। बिल्कुल, क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, यानी इंट्रोड्यूस हमें मिल गया, इंट्रोडक्शन मिल गया, यानी डी से स्टार्ट होगा 100%। अब डी के बाद क्या रहेगा, द टर्म। अब कौन सा टर्म, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग है, यही द टर्म लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि डी के बाद बी आएगा, बी इज़ गोइंग टू फॉलो डी। अब डी बी एक हमारा पेयर बन गया। अब डी बी हमारा किस में है, डी बी ऑप्शन नंबर 2 में है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ज़रूरत ही नहीं है आगे मैच करने की, डी बी। अब तो डी बी सी ए यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से पढ़ लिया करिए, फिर आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके और अच्छे से सीक्वेंसिंग करके आप ज़रूर इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं और कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर सब चीज़ आपकी क्लियर होती है और वोकैब तो क्लियर होनी ही चाहिए, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन हमारा जंबल्ड है। जंबल में फिर से हमें यहाँ पर फाइंड करना है एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हो। अच्छा, यहाँ पर मेरे लिए भी आसान है और आपके लिए भी आसान है क्योंकि आंसर दे रखे हैं, लेकिन अगर आंसर दे भी ना रखे होते तब भी मैं कर लेता, क्योंकि मैं कई बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस पर कर चुका हूँ और अपने बच्चों को या अपने जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको भी ये कराता रहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं सीरीज़ चलाता हूँ बेसिकली इनकी, जैसे क्लोज टेस्ट हो जाए, पैसेज हो जाए, आरसी हो जाए, या फिर आपका ये जंबल्ड हो जाए, इस टाइप से कैसे इन्हें करना है एग्ज़ाम में। तो फिर से यहाँ पर देखते हैं, हमें ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, दिस अवेयरनेस। कौन सी अवेयरनेस, दिस अवेयरनेस, यानी ए से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा, सो ए वाले ऑप्शन गलत हो गया। दिस अवेयरनेस लिख रखा है ना ए में, तो ए से कौन सी अवेयरनेस, यानी इससे पहले कोई ना कोई अवेयरनेस के बारे में या कोई ना कोई बात के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा। अब हमारे पास बचा दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। आजकल दिनों की बात कर रहा है कि आजकल जो है ना आदमी ज़्यादा अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर। बिल्कुल ये बात सही है, आज के दिनों में आदमी अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा जागरूक है। तो हमारा बी से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल बी से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइजेज। इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइजेज, क्या ये हो जाएगा, नहीं। ये अवेयर कौन सी अवेयर है, दिस अवेयरनेस, बिल्कुल दिस अवेयरनेस हैज़ मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। यस, फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद इन एडिशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज इसके बाद हो जाएगा। यानी आपको क्लू मिल गया, क्या मिल गया कि ए के बाद सी आएगा, ये बात तो 100% है। और सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा। सेंटेंस अगर बी से स्टार्ट होगा और ए के बाद सी आएगा तो बी ए सी डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान है। आप सीक्वेंसिंग करिए, ग्रुपिंग करिए, आप ग्रुप को मैच करिए कि इसके बाद ये आएगा। ये सब होते हैं कॉन्सेप्ट पे, है ना। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर हमें ईडियम की मीनिंग बतानी है। एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल ऑफ वंस आइज, यहाँ पर जो वन दे रखा है, वन अपॉस्ट्रोफी एस, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी इसकी जगह पर हम कुछ भी यहाँ पर पजेसिव केस में लिख सकते हैं। एप्पल ऑफ माई आइज, एप्पल ऑफ योर आइज, एप्पल ऑफ हिज आइज, एप्पल ऑफ हर आइज, है ना, एप्पल ऑफ देयर आइज, कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग होता है बेसिकली, इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है वो आँख का तारा होना। बोलते नहीं, आँख का तारा होना, आँख का तारा होना, इसे बोलते हैं ना, आँख का तारा। हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है, मतलब कम से कम एक तो होता ही होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं, जो आँख का तारा हो, यानी जो सबका दुलारा हो, जो सबका प्यारा हो। वो खासकर छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़रूरी होते ना, बहुत ही होते हैं। तो एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब होता है ना आँख का तारा होना, आँख सबका दुलारा होना, उसे बोलते नहीं है। तो एप्पल ऑफ वंस आइज इसे बोल सकते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। बिलव्ड पर्सन,
बी लव्ड पर्सन, बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारा। जैसे मैं बोलूँ मेरी छोटी सिस्टर, जो सबसे छोटी सिस्टर है, माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, है ना। तो इसे हम ऐसे फ्रेम भी कर सकते हैं, आप भी फ्रेम कर लीजिए, कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर लीजिए, अपना फ्रेंड, अपना मम्मी, अपने पापा, अपना छोटा बहन भाई जो भी है, तो उसे आप फ्रेम कर सकते हो यहाँ पर। तो एप्पल ऑफ वन साइज़ का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही प्यारा दुलारा होना, आँख का तारा होना। सो पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव इडियम है, बहुत अच्छी मीनिंग देता है और कई बार पूछा गया है। सो समवन हु प्लेज ऑल स्पोर्ट्स, ये नहीं होगा। समवन हु बिहेव्स कर्टियसली, ये भी नहीं हो सकता है ना। समवन वेरी प्रेशियस और डियर, यस, सब समवन वेरी प्रेशियस और डियर, जो बहुत ही अच्छा और वो सबका दुलारा हो, उसे बोलते हैं ना, क्या हो जाएगा, एप्पल ऑफ वंस आइज़। अच्छा, एप्पल ऑफ वंस आइज़ जरूरी नहीं कि हम ह्यूमन के लिए ही लगाएं, बहुत सारी चीज़ें भी होती है ना, कोई चीज़ें मतलब जानते हो ना, थिंग में कोई चीज़ थिंग हो जो सबके लिए प्यारी हो, बहुत सारी आजकल ऐसी चीज़ें हैं जो सबके लिए बहुत अच्छी लगती हैं, वो भी वहाँ पर एप्पल ऑफ वन साइज़ लगा सकते हैं। समवन विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इसी से मिलता जुलता एक और ईडियम आता है, मैं कई बार आपको बताया हूँ, वो भी याद कर लीजिए, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ध्यान दीजिएगा, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, वो कई बार मीनिंग पूछा गया है। उसका मतलब होता है झगड़े की जड़ होना, झगड़े फसाद की जड़ होना। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब DISCORD, डिस्कार्ड। इसी से मिलता जुलता और एक ईडियम आता है, बोन ऑफ कंटेंशन, जो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का सिनोनिम हो जाएगा, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का सिनोनिम हो जाएगा बोन ऑफ कंटेंशन। ये ईडियम आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो ये रिवीजन हो गया, आपको याद हो गया। इसलिए मैं बताता रहता ना कि मैं चीज़ें उससे रेलेवेंट और जो भी पॉइंट मुझे लगता है कि ये भविष्य में पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो वो भी मैं ज़रूर बताता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हो सकता है आपने कई बार ये पेपर सॉल्व कर लिया होगा, और ज़रूर आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो 100% आई एम श्योर आपको ज़रूर मिल रहा होगा सीखने के लिए। तो बस अगर आप पॉइंट में कुछ अगर सीख रहे हो, पॉइंट % में अगर कुछ सीख रहे हो, तब भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एरर फाइंड करनी है। वुड यू लाइक टू हैव, अब हमें पहले ही जैसे मैंने पढ़ा वैसे में पता चल गया कि वुड जो है वो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है, जो वर्ब आती है, वो हमेशा V1 फॉर्म में आती है, हमें बात होनी चाहिए। तो वुड यहाँ पर जो दे रखा है वो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जो लाइक्ड वर्ब दे रखा है ये सेकेंड फॉर्म में दे रखा है। हमें यहाँ पर होना चाहिए था क्या, V1 फॉर्म में होना चाहिए था, क्योंकि मॉडल के बाद जो आती है वर्ब की V1 फॉर्म आती है। अब मॉडल कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपकी आ जाए विल आ जाए, शैल आ जाए, वुड आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, मे, माइट आ जाए, नीड नॉट आ जाए, डेयर नॉट आ जाए, मस्ट आ जाए, ये सारे के सारे हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड इन द सपोर्ट ऑफ मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के सहायता के लिए यूज की जाती हैं, याद रखिएगा। तो वुड यू लाइक टू, यानी ये जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्पिंग ऑफ वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। वुड यू लाइक ना होकर क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब की V1 फॉर्म होनी चाहिए था, वहाँ पर वुड यू लाइक। सो ऑप्शन नंबर 1 यानी वुड यू लाइक, ऑप्शन नंबर 4 में एरर है, क्या है यहाँ पर, लाइक्ड ना होकर क्या होना चाहिए था, लाइक होना चाहिए था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफ़ी, सर आस्क्ड द वेटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में हमें दिखाना है कि अगर कोई सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई ज़रूरत है, अगर है तो क्या है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है, ये हमें ये समझना है। देख लेते हैं सेंटेंस में, कह रहा है कि मच ऑफ द ट्रूथ। अब सेंटेंस की ज़रा मीनिंग समझिएगा। यहाँ पर जो दे रखा है मच, मच यहाँ पर हमें ध्यान रखना है मच के बारे में। मच अपने आप में डिटर्मिनर भी बनता है, मच अपने आप में प्रोनाउन भी बनता है, मच अपने आप में एडवर्ब भी बनता है। हमें ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। हमने कई बार बताया है कि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग कहाँ पर, जब तक वो सेंटेंस में यूज ना किया जाए तब तक मीनिंग पता होनी चाहिए ना। सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, वो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब एडवर्ब, मतलब कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया गया है। अगर हमें ये बात नहीं पता चल पा रही है, दैट मीन्स आपकी इंग्लिश या हमारी इंग्लिश अभी वीक है। तो हम इस पर बहुत प्रैक्टिस कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और ये जो बातें हैं ये मैं बहुत ज़्यादा बता देता हूँ कि आपको ज़रूर
हर चीज़ पता होनी चाहिए, हर एक वर्ड की मीनिंग पता होने चाहिए कि वो ग्रामेटिकल मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है उस सेंटेंस में। तो मच यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है ये एक्चुअल में प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है आप पता देख लीजिए। मच अगर प्रोनाउन ना होता तो यहाँ पर ऑफ के बाद ये जो वर्ड आ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो मच ऑफ द ट्रूथ, मच यहाँ पर प्रोनाउन है, किसका प्रोनाउन है? इस ट्रूथ वर्ड का, ध्यान दीजिएगा। तो मच अगर प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ये बात सही है। सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी, है ना, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो इसकी वर्ब कहाँ पर आएगी देखिएगा, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज, बिल्कुल यहाँ पर जो वर्ब आई है वॉज, ये किसकी एक्चुअल में वर्ब है? ये मच की वर्ब है। अगर ये मच की वर्ब है तो वॉज बिल्कुल सही है, क्योंकि मच सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर है। नॉट रिवील्ड, अब हमें पता है ना वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म भी आती है, लेकिन थर्ड फॉर्म अगर आ रही होगी तो वो पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। आईएनजी फॉर्म अगर आ रही होगी तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला पैसिव वॉइस में? क्योंकि जो ट्रुथ है, बहुत ज़्यादा ट्रुथ है, वो रिवील नहीं किया गया था, करने वाला कोई था ना, तो वो पैसिव वॉइस में है, नहीं किया गया था। वॉज नॉट रिवील्ड, रिवील्ड मीन्स होता है उजागर करना, डिस्क्लोज्ड करना। तो मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड, यानी सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल 110% सेंटेंस सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है वर नॉट बीइंग रिवील्ड, सब गलत हो गया यहाँ पर। पहली बात तो वर नहीं होगा, दूसरा बीइंग रिवील्ड का मीनिंग ही नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरूरत नहीं है यहाँ पर ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म ऐसा नहीं है ना। और अगर ये गलत दे रखा होता, इम्प्रूवमेंट में अगर गलत दे रखा होता, अंडरलाइन पार्ट गलत दे रखा होगा तब तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन चूंकि सब कुछ सही है वहाँ पर, तो आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। हैव नॉट भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल दे रखा है। वर नॉट रिवील्ड ये भी नहीं होगा, है ना। सारे ऑप्शन गलत हैं। सो ऑप्शन नंबर जो लिखा है यानी नो सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, बिल्कुल और बिल्कुल सही सेंटेंस दे रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की, और जो लिखा है वो 100% लिखा है, इसलिए जो नो सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फिलर की बात करना है। आई रेड सम डैश प्रॉपर्टीज़। अब मैंने रेड क्यों पढ़ा, सबसे पहले यही आप सोच रहे होंगे रेड क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कॉल्ड दे रखा है, यानी ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। अगर पास्ट इंडिफरेंट टेंस है तो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड, रेड, रेड, बस उनका प्रोनाउंस यानी उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, स्पेलिंग सही रहेगी, यानी एक ही रहेगी, रीड, रीड, रीड। हम तीनों लिख सकते हैं एक जैसे, लेकिन जब बोलते समय क्या बोलेंगे, रीड, रेड, रेड, ध्यान दीजिएगा। तो आई रेड सम, अब देखो आई रेड सम डैश, हमें पता है ना सम यहाँ पर डिटर्मिनर लग गया। अब हमें पता है ना कि सम के बाद अगर नाउन आ रहा होगा काउंटेबल तो हमेशा प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल आ रहा होगा तो सिंगुलर आएगा, क्योंकि सम एक ऐसा डिटर्मिनर है, एक नहीं ऐसे बहुत से डिटर्मिनर हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग जाते हैं। तो सम भी उनमें से एक है। सम के साथ काउंटेबल नाउन भी आ जाता है और अनकाउंटेबल भी नाउन आ जाता है। तो सम के साथ अगर काउंटेबल आ रहा होगा तो हमेशा प्लूरल आएगा। तो आई रीड सम डैश ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। एजेंट को कॉल करने से पहले मैं पढ़ता था, है ना, मैं पढ़ता था ये बात को। तो क्या पढ़ता था, प्रॉपर्टीज़, किस चीज़ की प्रॉपर्टीज, सम डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सम क्या मैं पढ़ता था, कुछ डिस्क्रिप्शंस पढ़ते थे, किसके डिस्क्रिप्शंस, वो प्रॉपर्टीज़ के, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर्टीज़ के डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ते थे, ये बात कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मीनिंग क्या होनी चाहिए, हमारा डिस्क्रिप्शंस हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मोनोलॉग मीनिंग सोच लेते हैं क्या होता है। मोनोलॉग्स मतलब होता है ना एकांतवादी, एकालाप बोलते हैं ना, अपने आप में बड़बड़ाना, अपने आप में बोलना, उसे बोलते हैं मोनोलॉग। लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एकालाप जिसे बोलते हो। इसी का एक और मिलता जुलता वर्ड होता है मोनोलॉग का, आपने वर्ड पढ़ रखा होगा सलिलिक्यू। सलिलिक्यू आपने वर्ड पढ़ रखा है ना, SO से बना है ना, ध्यान दीजिएगा, सलिलिक्यू, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो डिस्क्रिप्शंस क्या हो जाएंगे, विवरण, जैसे बोलते हैं ना विवरण। डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, विवरण हो जाएगा। विवरण आपने पढ़ रखा होगा ना, विवरण क्या है इसके, तो उसे बोलते हैं विवरण। तो विवरण डिस्क्रिप्शंस हो जाएंगे ना, जैसे बोलते हैं ना समथिंग दैट टेल्स अबाउट समथिंग या समवन, उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर आई रेड सम डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस हो जाएगा, आर्गूमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं, आर्गूमेंट तर्क वितर्क यहाँ पर नहीं है, कोई दलील की बात नहीं की जा रही है, आर्गूमेंट नहीं होगा, है ना।
स्पेसिस तो कोई वर्ड नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्पेसिस का मतलब होता है वर्ड, लेकिन यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यहाँ पर हमें एरर फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें देख लेना है क्या एरर फाइंड करनी, कैसे पता करना है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर हमारा सब्जेक्ट है इधर, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सुपरवाइजर वांटेड टू नोन, वांटेड टू नोन हमें पता है ना, टू के साथ जो है वर्ब की V1 फॉर्म आती है, टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, और नोन तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, नो होना चाहिए था, KNOW फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए था। तो यहाँ पर एरर मिल गई हमें, क्या वांटेड टू नो की नोन की जगह पर वांटेड टू नो होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, द सुपरवाइजर वांटेड टू नो, V1 फॉर्म होनी चाहिए था। द प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है ना नफ़ा नुकसान, जैसे बोलते हो आप, क्या बोलते हो, नफ़ा नुकसान। प्रॉस एंड कॉन्स उसके मतलब होता है नफ़ा नुकसान। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसे बोलते हो प्रॉस एंड कॉन्स। या फिर फेवर एंड अगेंस्ट क्या है, नफ़ा नुकसान क्या है उसे बोलते नहीं, इसके नफ़ा नुकसान क्या है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, तो उसे बोलते हैं प्रॉस एंड कॉन्स। सो यहाँ पर मीनिंग क्या होनी चाहिए, हमारी एरर क्या है यहाँ पर, वांटेड टू नोन ना होकर वांटेड टू नो हो जाएगा। इशू मीन्स होता है यहाँ पर मुद्दा, मैटर, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हमें यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एक लंबा एक बड़ा बेडरूम है ना, बेडरूम एरिया, जैसे नहीं एक ऐसा रूम जहाँ पर बहुत सारे बेड्स हों, उसे बोलते हैं ना, उसे ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं। तो ये हमें बताना है इस चीज़ को लेकर। तो क्या हो जाएगा, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, डॉर्मेटरी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, डॉर्मेटरी बोलते हैं उसे। आपने हिंदी वर्ड सुन रखा होगा डॉर्मेटरी, शयन कक्ष, छात्रावास जैसे बोलते हैं, शयन कक्ष। अच्छा, डॉर्मेटरी और हॉस्टल में बस यही डिफरेंस है कि हॉस्टल जो होता है बेसिकली एक कॉमर्शियल लॉज हो जाती है, जहाँ पर अलग अलग रूम होते हैं। ये भी यहाँ रहने के लिए भी है, छात्रावास ये भी टाइप का है, लेकिन हॉस्टल जो है ना वो अलग अलग होती है। डॉर्मेटरी क्या होता है, एक बड़ा सा रूम होगा, एक बड़ा सा हॉल होगा, उसमें बेड्स पड़ी होंगी। जैसे आप कहीं भी देखिए बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे, यानी कहीं भी जो शयन कक्ष बने होते हैं ना, उसमें बहुत सारी बेडें पड़ी होती हैं, बेड्स पड़ी होती हैं, तो उसे बोलते हैं डॉर्मेटरी सेशन या डॉर्मेटरी रूम, हम बोल देंगे ना। तो एक ऐसा रूम, एक ऐसा जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे बेड्स पड़े हों रहने ठहरने के लिए, उसे बोलते हैं डॉर्मेटरी। तो अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन, तो उसे क्या बोलेंगे, डॉर्मेटरी बोलेंगे। असेंबली सभा जानते हो ना, असेंबली मीन्स होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, उसे असेंबली बोलेंगे। कृष्य वर्ड आप देखिएगा कई बार ये, और ये मैं बदल रहा हूँ कि ये जो वर्ड है कृष्य, ये जरूर पूछा जाएगा। और कृष्य की सही स्पेलिंग हो जाएगी क्रैश। क्या हो जाएगा इसे, क्रैश। इसे कैसे बोलेंगे, CKR, क्रैश, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्रैश इसे बोलेंगे। ये इसका सही से प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, क्रैश। अब क्रैश की मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग जो हो जाएगी, आपने वर्ड सुन रखा होगा शिशुगृह, क्या सुन रखा होगा, शिशुगृह, शिशुगृह, है ना, ध्यान दीजिएगा, शिशुगृह, शिशुगृह ना। तो आपने शिशुगृह वर्ड आपने सुन रखा होगा, शिशुगृह यानी कि शिशु सदन जैसे बोलते हो, शिशुगृह वर्ड हो गया। यानी अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर वाइल देयर पेरेंट्स आर वर्किंग और शॉपिंग, है ना, जब उनके ना छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर उनका ख्याल रखा जाता है उसे बोलते हैं क्रैश। तो क्रैश याद रखिएगा, ये वर्ड पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। और कैसे पूछा जाएगा, मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। हॉस्टल और डॉर्मेटरी मैंने डिफरेंस भी बता दिया। डॉर्मेटरी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर यहाँ पर। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताना है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, ये हमें बताना है, ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड मैन इज़ मॉर्टल, अब हमें पता ना, जो टीचर सेड मैन इज़ मॉर्टल, ये मैन इज़ मॉर्टल ये हमारी क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और द टीचर सेड ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच जब यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो चाहे जो जिस भी फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब हो, वो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है। मैन इज़ मॉर्टल ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, बिल्कुल सत्यवादी है ना, बिल्कुल सत्य है ये, है ना, सार्वभौमिक सत्य जिसे बोलते हो, क्योंकि ये मैन इज़ मॉर्टल, है ना, आदमी नश्वर है बिल्कुल। तो मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ पर इसका हमें पता है ना कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो ये चेंज नहीं होगा, है ना, यानी कि इसका वाज नहीं होगा, टेंस नहीं चेंज होगा, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा।
क्यों लिखा रहेगा उसके पीछे रीज़न ये है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ ही क्यों है? क्योंकि मॉर्टल हैं, मॉर्टल थे, मॉर्टल रहेंगे, तो ये तो हमेशा के लिए रहेगा, है ना, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। द टीचर सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अब मैं एक एडिशनल चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ध्यान से सुनिएगा। मैन इज़ मॉर्टल जनरली कहीं सेंटेंस में लिखा गया हो और मैन को अगर जनरल सेंस में लिखा गया होगा तो हम यहाँ पर आ मैन इज़ मॉर्टल, द मैन मॉर्टल नहीं लिख सकते हैं, द मैन इज़ मॉर्टल नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँगा सारे ह्यूमन की बीइंग की, तब वहाँ पर हम आ मैन द मैन नहीं लिखेंगे। ये आपने पढ़ रखा होगा, अगर आप ग्रामर अच्छे से पढ़े होंगे तो ज़रूर पढ़े होंगे इस चीज़ को लेकर, है ना। तो मैन इज़ मॉर्टल बिल्कुल सही से लिखा गया है। आ मैन इज़ मॉर्टल, द मैन इज़ मॉर्टल हम तब नहीं बोल पाएंगे जब हम सभी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हम बोल देंगे, है ना, लेकिन सभी को इन जनरल अगर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हम वहाँ पर नहीं बोलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। इन्होंने इसमें चेंज कर दिया, गलत हो जाएगा। इन्होंने इसमें भी चेंज कर दिया और प्लूरल बना दिया, गलत हो जाएगा। इन्होंने इसमें भी चेंज कर दिया टेंस और प्लूरल बना दिया, सॉरी सिंगुलर बना दिया, गलत हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एंटोनिम फाइंड करनी है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव, सामंजस्य, तालमेल जिसे बोलते हैं ना, हार्मनी। तो हार्मनी का सिनोनिम जो है सबसे पहले वही देख लेते हैं। हार्मनी ना एफिनिटी वर्ड आपने सुना है, एफिनिटी हो जाए AFFINIT, एफिनिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्कॉर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। अकॉर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4th में दे रखा है। एमिटी जो इसका सिनोनिम हो जाएगा उसका ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। और भी सिनोनिम सुन लीजिए आप, अकॉर्ड हो जाएगा। सॉलिडारिटी आपने वर्ड सुन रखा होगा। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा रैपर, इसे पढ़ेंगे RAPPORT और इसे टी नहीं पढ़ेंगे, इसे रैपर पढ़ेंगे, रैपर, है ना, रैपर। गुडविल आपने वर्ड सुन रखा होगा। कॉमरेड वर्ड, कॉमरेड आपने सुन रखा होगा, कॉमरेडशिप, कॉमरेडशिप ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्मनी का। तो हार्मनी के सिनोनिम मैंने कई सारे बता दिए। अब इसका हमें फाइंड करना है एंटोनिम। तो हार्मनी का मतलब होता है ना सद्भाव, सामंजस्य, तालमेल। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है दरार, झगड़ा, फसाद, तो उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, है ना, देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, बोलते नहीं थे आप और हमारे के, आप और मेरे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी दरार नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एंटोनिम फाइंड करना था हमें हार्मनी का, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में हमें फाइंड करना है वन वर्ड, यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ, क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। उसे क्या बोलते हैं? उसे तो बोलते हैं कारवां। बोलते नहीं जत्था जा रहा है, कारवां जा रहा है। बेसिकली मिनिस्टर्स के पीछे गाड़ियों का जत्था जा रहा है। और भी जैसे अभी कांवरिया जो ग्रुप नहीं था, जो शिव भोले, है ना, भोलेनाथ की जो कांवर लेकर चलते हैं लोग, वो भी बोलते हैं कारवां, क्योंकि वो भी एक सारे ग्रुप, एक जैसे लोग एक चीज़ लेकर ना, कमंडल लेकर और बहुत सारी चीज़ें लेकर वो जाते हैं। जैसे महादेवा, बाराबंकी, वहाँ पर जाते हैं, और भी जगह, कई जगह जाते हैं। और सबके घर के लोग जाते हैं, हमारे घर के भी लोग जाते हैं, हमारे भैया भी लोग जाते हैं। बहुत अच्छा ये स्थान होता है, वहाँ पर अच्छा लगता है। तो वो भी बोलते हैं कारवां, है ना, कारवां। कारवां यानी कि ये टिपिकली एक टाइप के लोग, या एक ही गाड़ी में जा रहे हो, एक जैसी गाड़ी जा रही है, वो भी है ना, बोलते हैं कारवां। बेसिकली मिनिस्टर्स का हो गया, या अच्छे अच्छे ऑफिसर्स का हो गया, कोई बड़े ऑफिसर्स का हो गया, अधिकारियों का हो गया, उसे बोलते हैं कारवां। सो कारवां इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। गैंग क्या होता है? अब गैंग तो मीनिंग कई तरीके से डिफाइन की जा सकती है। गैंग ऑफ क्रिमिनल से भी बोल सकते हैं, तो गैंग हो जाएगा। ट्रूप किसको बोलते हैं, किसके ग्रुप को बोलते हैं? तो ट्रूप बेसिकली सोल्जर्स के ग्रुप को और मंकी को ग्रुप को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोल्जर्स और मंकी के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप। कारवां वर्ड सुनिए क्या? सर्कस जानते हो ना, कंपनियां परफॉर्मेंस होती है, जैसे क्लाउन्स हो जाए, एक्रोबैट्स हो जाए, वो हमारे सर्कस होते हैं। तो कारवां इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें फिलर की बात करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द जंगल वॉज नियरली, ध्यान दीजिएगा, द जंगल वॉज नियरली डैश, सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। प्रोग्रेस स्लो क्यों थी? उसके पीछे रीज़न क्या था, बताओ। ये जो हमारी मेन क्लॉज है, सॉरी जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कह रही है कि इसके पीछे रीज़न ये था कि जंगल जो बहुत ज़्यादा, वो नियरली क्या था? अब देखो, द जंगल वॉज नियरली, सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। प्रोग्रेस स्लो होने के पीछे रीज़न ये था कि जंगल जो था वो क्या था? आप ध्यान दीजिएगा, इम्पेनेट्रेबल था,
इममटेरियल था, इमॉर्टल था। इमॉर्टल थोड़ा ना, इमॉर्टल तो इंसान के लगता है जो ना अमर अजर मुझे बोलते हैं ना। मॉर्टल मीन्स होता है मरना, इमॉर्टल मीन्स होता है अजर अमर, है ना। इमोबाइल, इमोबाइल मीन्स होता है जो नॉट मोबाइल, यानी कि ना चलने, गतिशील ना हो, है ना, गतिहीन हो, मतलब एकदम ठहरा हुआ, उसे बोलते हैं ना इमोबाइल। तो जंगल के लिए इमोबाइल भी नहीं लगाएंगे, जंगल के लिए हम इमॉर्टल भी नहीं लगाएंगे, जंगल के लिए इममटेरियल भी हम नहीं लगाएंगे। अगर आप ढाई सही ढंग से बताएं तो इममटेरियल का मतलब क्या होता है? इममटेरियल का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, सारहीन जैसे बोलते हो, इममटेरियल, है ना, उसे इममटेरियल बोल देंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इम्पेनेट्रेबल। अब इम्पेनेट्रेबल का मतलब क्या होता है? पेनेट्रेबल आपने वर्ड सुन रखा होगा। पेनेट्रेबल मीन्स होता है समथिंग दैट कैन बी, जिसे आप भेद सकते हो, जिसके आर पार जा सकते हो, इसके इस तरफ से उस तरफ जा सकते हो, उसे बोलते हैं पेनेट्रेबल, है ना। पेनेट्रेट करना, कहीं पर आना, घुस जाना, उसे बोलते हैं ना पेनेट्रेट करना है, घुस जाना, है ना, तो उसे बोलते हैं पेनेट्रेट करना। और उसी से पहले लगा दिया इम्पेनेट्रेट, है ना। तो इम्पेनेट्रेबल यानी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ जिसे अभेद किया जा सकता है, जिसको पार नहीं किया जा सकता है ना। इम्पॉसिबल टू इंटर और गो थ्रू, इसे बोलते हैं इम्पेनेट्रेबल। सो इम्पेनेट्रेबल यानी जंगल को ऐसा प्रतीत हो रहा था, वो जंगल जो इम्पेनेट्रेबल है, इसको पार नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो प्रोग्रेस थी वो स्लो थी। तो इसके पीछे रीजन यही था। तो इम्पेनेट्रेबल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें फाइंड करना है सिनोनिम। सिनोनिम बतानी है। सिनोनिम क्या, किसका? सिनोनिम रेजुवेनेट का। अब रेजुवेनेट का मतलब क्या होता है? रेजुवेनेट मतलब होता है तरोताज़ा करना, एकदम फ्रेश कर देना, एकदम नया बना देना, उसे बोलते हैं रेजुवेनेट कर देना। सो रेजुवेनेट की यहाँ पर हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम रेजुवेनेट का क्या हो जाएगा? सबसे पहले देख लीजिए, जिसे बोलते हैं नहीं कायाकल्प सुधार देना, कायाकल्प सुधार देना, उसे बोलते हैं रेजुवेनेट कर देना। रेजुवेनेट के सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे रेजुवेनेट में आर ई से स्टार्ट हो रहा है, जनरली इसका सिनोनिम भी जितने होंगे वो सारे के सारे आर ई से स्टार्ट होंगे, यानी उनसे पहले आर ई जरूर सफिक्स में दे रखा होगा, प्रीफिक्स में सॉरी दे रखा होगा, है ना, प्रीफिक्स में आर ई जरूर लगा रखा होगा। जैसे कि रिफ्रेश आ जाए आपका, रिफ्रेश जैसे यहाँ पर दे रखा है रिफ्रेश, है ना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रिन्यू आ जाए, रीन्यू, है ना, रिस्टोर आ जाए, रिविटलाइज आ जाए, रिवाइव आ जाए, रिफर्विश आ जाए, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो इसका सिनोनिम हमने बहुत सारे बता दिए आपको, आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। रीसेट मतलब कि जानते हो ना, सेट को अगेन सेट करना, किसी चीज़ को रीटेक अगेन टेक करना, रिटेल जानते हो। तो इसका सिनोनिम जो हमारा हो जाएगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा एक क्लोज टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्लोज टेस्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि एक बार आप क्लोज टेस्ट को ऐसे ही पढ़ लिया करो, क्योंकि ये सीजीएल प्री का है और प्री में ज़्यादातर नहीं 5 ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही छोटा होता है। तो इसको एक बार पढ़ लिया करो। पढ़ने में 2-3 जो भी आपका 1 मिनट लग जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो पढ़ने में आपको 1 मिनट लग जाएगा वो बहुत मदद करेगा। उसके बाद जो आंसर होंगे आप विदिन सेकंड में दे पाओगे। अगर ऐसे दोगे तो फिर आपको गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए पैसेज को हमेशा ऐसे ही रीड कर दिया करो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तो पहले ही पढ़ चुका हूँ, मैं तो आंसर दूंगा, है ना। कह रहा है इट इज़ एसेंशियल। अब क्या एसेंशियल है? इट इज़ एसेंशियल, क्या एसेंशियल है? एसेंशियल में तो बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन, एक लिंक फॉर्म करना किसके बीच में? फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डैश। अब देखिए स्किल डैश, किसके स्किल? हमें पता ना स्किल डेवलपमेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैच्योरिटी वर्ड नहीं है ये, तो मैंने यहाँ मीनिंग नहीं बैठेगा। राइपनिंग मीन्स होता है पकाना या पकना नहीं होगा। प्रोग्रेस मीन्स होती है प्रोग्रेस, ध्यान दीजिएगा। तो स्किल प्रोग्रेस नहीं, स्किल डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो ये आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जरूर ये वर्ड आपको मिलता रहेगा, है ना, इसके साथ स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो इट इज़ एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट और फॉर्मल एजुकेशन के बीच में बहुत ज़रूरी है एक लिंक फॉर्म करना, है ना, एक लिंक फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी 22 देखते हैं। तो इट इज़ एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी and personality enhancement skills are the multidisciplinary and personality enhancement skills are the dash requirements। किसकी requirements है? आज की बहुत ज़्यादा requirement है बिल्कुल ऑफ एवरी सेक्टर। हर एक सेक्टर में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट आपकी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो स्किल्स होती हैं बहुत ही ज़रूरी है। इन स्किल्स के बगैर आपको किसी भी सेक्टर में अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, यही बातें कह रहा है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। डोमेस्टिक, क्या डोमेस्टिक हो जाएगा? नहीं, डोमेस्टिक तो नहीं होगा यहाँ पर।
सो डोमेस्टिक गलत हो जाएगा, यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं होगा। एसेंशियल बहुत ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर है ना, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर है। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, नहीं होगा। नीडलेस मीन्स होता है गैर जिम्मेदाराना, यानी कि जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो हमारी स्किल डेवलपमेंट्स हैं, इन्हेंस पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट्स हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी हैं, ये स्किल्स जो हैं बहुत ज़रूरी है ना। तो क्या हो जाएगा, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यस एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर, हर एक सेक्टर की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर। मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग, बहुत सारे रिफॉर्म्स आर बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग, हमें पता है यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग डैश इन हायर एजुकेशन टू को रिलेट एकेडमिक्स, है ना, ध्यान दीजिएगा। एकेडमिक्स को को रिलेट करने के लिए बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो क्या किए जाते हैं, जाहिर से मतलब लाए गए हैं, बनाए गए हैं ना। रिफॉर्म्स लाए गए हैं, बनाए गए हैं, तो रिलेटेड नहीं होगा, रिलेटेड नहीं है। इंट्रोड्यूस्ड, यस बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, किस चीज़ को लेकर, हायर एजुकेशन को कोरिलेट करने के लिए एकेडमिक्स के साथ, है ना। सेटल्ड नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है फिर से देख लेता हूँ यहाँ पर, तो रिलेट नहीं होगा, रिलेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इंट्रोड्यूस ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सेटल्ड नहीं होगा और इम्प्रूव्ड भी नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इम्प्रूव्ड आप तब करते हो किसी चीज़ में जब कोई चीज़ पहले से एग्जिस्टेंस में हो, उसको इम्प्रूव कर रहे हो। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स किए गए हैं, लाए गए हैं ना। तो मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन उच्च एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में। टू को रिलेट एकेडमिक्स, है ना, एकेडमिक्स को को रिलेट करने के लिए, टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स, टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या होगा। मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन टू को रिलेट एकेडमिक्स, है ना, टू को रिलेट एकेडमिक्स टू द, अब देखिए, टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कई सारे सर्विस सेक्टर की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत होंगी। तो क्या हो जाएगा, चार्ज नहीं, ड्यूटी नहीं, अर्जेंसी नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीड हो जाएगा। यस नीड हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, नीड हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर 4, क्यों, क्योंकि टू द नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स। इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू डैश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू डैश। अब हेल्प टू, यहाँ पर हमें पता है ना कि वर्ब की V1 फॉर्म आती है, क्योंकि टू के बाद हमें पता है ना चीज़ें क्या होती है, टू के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है। तो टू दे रखा है तो हमें यहाँ से आसानी मिल गई कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, V1 फॉर्म। और किसी भी वर्ब की जो V1 फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल होती है, एस नहीं लगा होता है। तो यहाँ पर मीट्स ये भी नहीं होगा, मेट सेकंड फॉर्म है, नहीं होगा। मीटिंग ING फॉर्म है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, अगर आती है तो उसे जीरन या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो दे रखा है मीट, ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू मीट द वेरिड नीड्स। अब देखिए यहाँ पर हमें पढ़ते हैं नीड्स आगे मिल भी गया है। अच्छा, इससे पहले हमें नीड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या आएगा, तो नीड्स वहाँ पर भी दे रखा था। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। अब अगर आप पढ़ लिए होते पहले से पैसेज या क्लोज से तो आपको क्लू मिल जाता, ध्यान दीजिएगा। इसलिए नीड आगे दे रखा था, वहाँ पर भी नीड होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग, है ना। आगे बढ़ जाओ, ऑप्शन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ जाओ उस चीज़ को लेकर, फिर आपको कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा कि यही वर्ड यहाँ पर फिट बैठेगा, सूटेबल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी ये पेपर हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। आगे अगला पेपर जो लाएंगे वो हमारा होगा इसी सीजीएल का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा तब तक। और ये काम करना, आप वीडियो को अगर नहीं रिवाइज़ कर रहे हैं तो ज़रूर रिवाइज़ करें। मैं तो कहूँगा आप डेली बेसिस पर रिवीजन ज़रूर करें। हो सकता है आपने कहीं से पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर इसको आप डेली से सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, आपको कुछ नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे। तो ज़रूर इसे सीखें और ज़रूर इसे रिवीजन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो दूसरे लोगों तक बताइए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ये तो आपको करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कैसा लग रहा है वीडियो आप ज़रूर बताया करो और लाइक कर दिया करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।